नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम रोमन साम्राज्य के अंतर्गत तीसरी शताब्दी के संकट के विषय में बात करेंगे, जिसके कारण से तीसरी शताब्दी के काल को मध्यकाल मानते हुए हमने साम्राज्य को पूर्ववर्ती और परवर्ती दो भागों में बांटा था। आज हम देखेंगे कि तीसरी शताब्दी में क्या कुछ परिवर्तन आए साम्राज्य के अंतर्गत। तो देखिए, जहां हमने पहली और दूसरी शताब्दियों की बात की थी, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि साम्राज्य में अधिकांशतः शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की स्थिति रही थी। परंतु तीसरी शताब्दी का जो समय था वो आंतरिक तनाव से भरपूर था। साम्राज्य के अंतर्गत आंतरिक तनाव प्रारंभ हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये था कि हमने पहले भी बात की थी कि जब रोमन साम्राज्य अस्तित्व में था, उसी समय इसका समकालीन ईरान का साम्राज्य था, जिसमें पहले पारथियाई शासकों ने शासन किया था और उसके बाद में ससानी राजवंश ने शासन किया था। तो यहाँ पर 225 ईस्वी के आसपास ससानी राजवंश ने ईरान पर अपनी सत्ता स्थापित की थी और यह अधिक आक्रामक राजवंश था। पारथियाई राजवंश की अपेक्षा ईरान का ससानी जो राजवंश था वो बहुत अधिक आक्रामक राजवंश था और इसने साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से करना प्रारंभ कर दिया था। इसी के अंतर्गत फरात नदी के क्षेत्रों पर भी इसने बहुत तेजी से अपना अधिकार कर लिया था। इस ससानी राजवंश का एक शासक था शापुर प्रथम। इस शापुर प्रथम ने यह दावा किया था कि उसने लगभग 60,000 जो रोमन सैनिक है उनका सफाया कर दिया है, अर्थात उनकी हत्या कर दी है। और इसके साथ साथ इसने यह भी दावा किया था कि इसने जो रोमन साम्राज्य की पूर्वी राजधानी थी एंटियोक, जो पश्चिमी एशिया के अंतर्गत अर्थात भूमध्य सागर के पूर्व में पड़ती थी, उस पर भी अधिकार कर लिया है। इस प्रकार के इसने दावे किए थे। तो कहीं ना कहीं संभव है कि यह सत्य भी हो। इसके साथ साथ उत्तर के अंतर्गत रोमन साम्राज्य में हमने पहले भी बात की थी कि उत्तरी जो सीमाएं थी रोमन साम्राज्य की, वो राइन और डेन्यूब नदी बनाती थी। तो वहां पर राइन और डेन्यूब नदी के आसपास के क्षेत्रों में जर्मन मूल की जो जनजातियां थी, उन्होंने इस समय आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे। बार बार आक्रमण हो रहे थे इन जनजातियों के द्वारा, जिन्हें रोमनवासी विदेशी बर्बर कहा करते थे। तो बार बार आक्रमणों के कारण से राज्य में शांति व्यवस्था कायम नहीं रह सकी। जो रोमन सम्राट थे वो लगातार इन जनजातियों से युद्ध करते रहे। तो इस प्रकार से साम्राज्य में एक तरह से अशांति का वातावरण बना रहा, राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थिर नहीं रह पाई और इस काल के अंतर्गत लगभग 47 वर्षों में 25 नए सम्राट रोमन साम्राज्य में बने। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से रोमन साम्राज्य में जो आंतरिक शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार का जो काल था, वो तीसरी शताब्दी में आकर के किस प्रकार से संकटों से घिर गया था और साम्राज्य में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत ही कम समय में 47 वर्षों में ही 25 नए सम्राट बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य में आंतरिक तौर पर असुरक्षा का वातावरण बना हुआ था और राजनीतिक व्यवस्था अव्यवस्थित अस्त व्यस्त हो गई थी। यहाँ पर यही चीजें मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताने के लिए यहाँ पर दिखाई है। देखिए, पहली और दूसरी शताब्दियां जो थी वो शांति, समृद्धि और विस्तार, जो आर्थिक विस्तार था उसकी प्रतीक थी। तो तीसरी शताब्दी आंतरिक तनाव का प्रतीक थी। ससानी राजवंश का जो शापुर प्रथम था, और ससानी राजवंश आक्रामक राजवंश था और शापुर प्रथम ने इस प्रकार के दावे किए थे कि उसने 60,000 रोमन सैनिकों की हत्या कर दी है और साथ ही रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी एंटियोक है उस पर भी अधिकार कर लिया है। तो इस प्रकार से पूर्व की ओर से साम्राज्य जो था रोमन साम्राज्य, वो ससानी राजवंश के कारण से अव्यवस्थित हो गया था और उत्तर में जर्मन जनजातियों ने इसे अव्यवस्थित कर दिया था और आंतरिक तौर पर अव्यवस्था के चलते कुछ ही कम समय में 47 वर्षों में ही 25 जो सम्राट थे वो राजगद्दी से उतरे और बैठे। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो चुकी थी। आगे हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर तीसरी शताब्दी में जो संकट आया, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि साम्राज्य के अंतर्गत स्त्री और पुरुष की क्या समाज में स्थिति थी और इसके साथ साथ यहाँ पर हम साक्षरता की बात करेंगे और यहाँ की संस्कृति की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिंग अर्थात स्त्री पुरुष की समाज में स्थिति के विषय में यहाँ पर हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, समाज में परिवार जो है समाज का आधार होता है। तो परिवार समाज की मूल इकाई भी होती है। तो परिवार जो थे वो एकल परिवार थे। रोमन साम्राज्य में, रोमन समाज में परिवार एकल परिवार थे, अर्थात
जो पुत्र होता था वो विवाह के पश्चात अपने माता पिता के साथ न रह करके और अपना अलग परिवार के साथ रहता था। इसके साथ साथ परिवार के अंतर्गत जो दास होते थे, दासों को परिवार का सदस्य माना जाता था, क्योंकि परिवार की जो आंतरिक व्यवस्थाएं थी वो अधिकांशतः दास ही संभालते थे, अर्थात कामकाज जो घर में कामकाज होता था अधिकांशतः दासों के द्वारा ही करवाया जाता था। तो यहाँ पर दासों को परिवार का सदस्य माना जाता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एकल परिवार के अंतर्गत जहाँ माता पिता को अलग रखा जाता था, वहीं दासों को परिवार का सदस्य माना जाता था। इसके साथ साथ वैवाहिक स्थितियां भी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि विवाह के पश्चात भी जो पत्नी होती थी वो पति को अपनी संपत्ति नहीं सौंपती थी, अर्थात पत्नी की संपत्ति पर उसका स्वयं का अलग अधिकार होता था। एक तरह से पति और पत्नी एक वित्तीय हस्ती न होकर के दो अलग अलग वित्तीय हस्तियां हुआ करती थी। वित्तीय हस्तियों से तात्पर्य है कि दोनों के पास अलग अलग संपत्तियों का स्वामित्व होता था। जहां पारिवारिक स्थिति की हम बात करें आज के वर्तमान समाज की, तो पति और पत्नी की जो संपत्ति होती है वो साझा संपत्ति होती है, परंतु यहाँ पर रोमन समाज में हमको ये देखने को मिलता है कि पति और पत्नी की जो संपत्ति होती थी वो साझा न होकर के अलग अलग स्वामित्व वाली होती थी। इसके साथ साथ स्त्रियों को व्यापक कानूनी अधिकार भी मिले हुए थे। स्त्रियां अपने पैतृक परिवार में, पैतृक परिवार का तात्पर्य है पिता के परिवार में, विवाह के पश्चात भी संपत्ति की उत्तराधिकारी होती थी। और यदि पैतृक परिवार में कोई अन्य उत्तराधिकारी पुरुष नहीं होता था तो स्त्री जो विवाह के पश्चात भी स्त्री अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पिता की संपत्ति की अधिकारी बनती थी। तो इस प्रकार से स्त्रियों को व्यापक तौर पर संपत्ति के स्वामित्व के कानूनी अधिकार मिले हुए थे। इसके साथ साथ हम यहाँ देखते हैं कि तलाक देना बहुत आसान था। इसके लिए केवल पति और पत्नी को अपनी इच्छा जाहिर करनी होती थी तलाक के लिए और तलाक करवा दिया जाता था। इसे कानूनी आधार नहीं दिया गया था। इसके साथ साथ विवाह में आयु का अंतराल भी रखा जाता था। अधिकांशतः स्त्रियों की विवाह की जो आयु होती थी वो 16 से लेकर के 23 वर्ष के मध्य में होती थी, अर्थात 16 से 23 वर्ष के बीच स्त्री का विवाह कर दिया जाता था। और पुरुषों की जो विवाह की आयु होती थी वो 28 से 32 वर्ष होती थी, अर्थात 28 से 32 वर्ष के बीच में पुरुष का विवाह कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से 10 से 12 वर्ष का अंतराल स्त्री और पुरुष के बीच में रहता था, अर्थात जो पत्नी होती थी वो पुरुष से लगभग 10 वर्ष कम आयु की होती थी। तो इस प्रकार से विवाह में आयु का अंतराल भी रखा जाता था। इसके साथ साथ पुरुषों को कुछ व्यापक अधिकार दिए गए थे। व्यापक कानूनी अधिकार इस बात कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि इससे ये पता चलता है कि पत्नी पर पति का अधिकार अधिक होता था। तात्पर्य यह है कि पत्नी की अपेक्षा पति परिवार में अधिक कानूनी अधिकार रखता था। और जहाँ तक है संतान के विषय में यदि हम बात करें तो संतान पर भी पति को व्यापक तौर पर कानूनी अधिकार मिले हुए थे। अवांछनीय जो संतान होती थी, अवांछित जो बच्चे होते थे, उनके विषय में पति अपने निर्णय ले सकता था। उसे कानूनी अधिकार था कि वो जो जिन बच्चों को वो नहीं चाहता हो उन्हें वो जिंदा रखे या फिर वो मार भी सकता था। तो इस प्रकार से कई मामलों में ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं कि अवांछित जो बच्चे होते थे उनको पिता कई बार मरने के लिए शिशुओं को, छोटे शिशुओं को जो है वो मरने के लिए ठंड में छोड़ दिया करते थे। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ पर हमको मिलते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पिता है वो संतान के मामले में अधिक कानूनी अधिकार रखता था। संतान को जीवित रखने अथवा उसे मारने के संबंध में वह स्वयं निर्णय ले सकता था। इस प्रकार के कानूनी अधिकार उनको मिले हुए थे, परंतु ये जो कानूनी अधिकार थे वो अवांछनीय संतान के संबंध में थे, जो वो नहीं चाहते थे इस प्रकार की संतान के संबंध में। तो यहाँ आज आपने देखा 3री शताब्दी का संकट और उसके बाद में हमने लिंग, यहाँ स्त्री पुरुष की जो स्थिति थी समाज में उसके विषय में यहाँ पर हमने बात की। आगे हम साक्षरता की और जो संस्कृति है, रोमन समाज की जो संस्कृति रही है उसके विषय में नेक्स्ट हमारे लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।